कहानियों का स्मगलर। पिछले भाग में आपने सुना देवांश के घर पर वैदेही और अवनी के बीच इमोशनल मुलाकात हुई। वैदेही अवनी के दर्द और उसके हाथों पर दिख रहे निशानों को लेकर फिक्रमंद थी। उसने देवांश से इस बारे में सीधे सवाल किया। देवांश ने तंज कसते हुए कहा कि वैदेही को अर्थ के प्यार की वजह से अर्थ के दिल के अंदर बसी नफरत नजर नहीं आने वाली। देवांश ने खुलासा किया कि अर्थ की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। उसका प्यार उष्मा उसे छोड़कर चली गई थी और वैदेही जो कभी उसकी परवाह करती थी अब उसकी बजाय अर्थ का साथ दे रही है। वैदेही ने देवांश पर गुस्सा करते हुए कहा कि वो अवनी को टॉर्चर करना बंद करे और उसने अवनी को अपने साथ ले जाने की बात भी कही, लेकिन अवनी ने वैदेही को रोकते हुए कहा कि वो देवांश को छोड़कर नहीं जा सकती। उसने देवांश से प्यार का वादा किया है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा डर वैदेही से छिप नहीं पा रहा था। अवनी के इस फैसले ने वैदेही को उलझन में डाल दिया। वैदेही ने समझाया कि अर्थ और वो उसका साथ देंगे, लेकिन अवनी ने अपनी तकलीफों को छिपाते हुए जाने से मना कर दिया। अपनी फीलिंग्स को दबाकर अवनी ने वैदेही को वहां से जाने के लिए कह दिया और कुछ ना कहते हुए वो अपने रूम में जाने लगी। अब आगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल यानी कि कहानियों का स्मगलर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल के बारे में उनको इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि आगे एक बहुत ज़बरदस्त हॉरर कहानी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसका प्रोमो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक प्रोमो नहीं सुना है तो प्लीज़ उसका प्रोमो सुन लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा, पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है उस धमाकेदार हॉरर कहानी में। इससे अलग हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है कैंडिड अमन। अगर आपने अभी तक हमारा वो चैनल यानी कि कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 3 से 4 कहानियां हम लोग कर चुके हैं और एक द ऑब्सेशन ऑलरेडी अभी वहां पर चल रही है। तो आप जा सकते हैं, सुन सकते हैं, ढेर सारी स्टोरीज और बहुत सारे एपिसोड्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ साथ हेल ऑफ हिज लव भी कहानी चल रही है जिसके ढेर सारे एपिसोड्स हमने वहाँ पर डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आप जाइए कैंडिड अमन पे भी एंड सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पर भी हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और वहाँ पर भी जितनी सारी कहानियाँ उनको एंजॉय कीजिए। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। देवांश ने वैदेही को अपने तीखे शब्दों से भेदते हुए कहा, तो अब तुझे समझ आया कि जब तुम किसी की परवाह करो, उसे बचाने की कोशिश करो और वो तुम्हारी बात को अनदेखा कर दे तो कैसा लगता है? मैंने भी तुझे अर्थ से बचाने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे छोड़कर उसे चुना। अब अवनी भी तेरी बात नहीं मानेगी, वो मेरे साथ ही रहेगी यहाँ पर जैसे तू उस अर्थ के साथ रह रही है। यू जस्ट वेट एंड वॉच। वैदेही का चेहरा गुस्से से बेबसी से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त देवांश से बहस करना बेकार है। उसके शब्द पत्थर की तरह ठोस और जिद्दी थे। वो जानती थी कि अवनी को इस हाल में छोड़ना गलत होगा, लेकिन उसने अवनी से वादा किया था कि वो इस मामले में अर्थ को शामिल नहीं करेगी। उसका दिल अंदर तक उलझा हुआ था। देवांश ने वैदेही की इस हालत पर एक तिरछी मुस्कान फेंकी और सीधे अवनी के रूम की ओर बढ़ गया। वैदेही ने भारी कदमों से घर से बाहर निकलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे और दिमाग में उथल पुथल। उसने दरवाजे के पास पहुंचते ही खुद को अचानक कमजोर महसूस किया। उसका सिर घूमने लगा था। अगले ही पल वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि किसी ने अपनी बाहों में उसे थाम लिया। वैदेही, एक गहरी और फिक्रमंद आवाज उसके कानों में पड़ी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में डूब चुकी थी। इधर देवांश ने अवनी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने चाबी यूज की और दरवाजा खोल दिया। अंदर का सीन बिल्कुल अलग ही था, जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। अवनी फर्श पर बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही उसने देवांश को देखा वो घबराकर थोड़ा पीछे सरक गई। देवांश उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया और उसकी आंखों में झांकते हुए उसने धीरे से पूछा, तो तुम खुश हो मेरे साथ? हाँ, यही कहा था ना तुमने वैदेही से? अवनी ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आवाज में अब सिर्फ गुस्सा था। प्लीज मेरे कमरे से बाहर जाइए, मुझे आपका चेहरा भी नहीं देखना है। देवांश ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, यही चेहरा देखने के लिए तो तुम यहां रुकी हो ना, अब क्या बदल जाएगा? अवनी ने झटके से उससे अपनी कलाई छुड़वाई और गुस्से से खड़ी हो गई। उसने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए चीख कर कहा, मैं आपसे नफरत करती हूं।
और यही वजह है कि मैं इस रिश्ते को निभा रही हूं। मैं देखना चाहती हूं कि आप मुझे कितना दर्द दे सकते हैं, लेकिन याद रखिए, आपने मेरे अंदर के प्यार को बहुत पहले ही मार दिया था। अब जो बचा है वो सिर्फ ये शरीर है। इसे जितना दुख देना चाहते हैं दे दीजिए, लेकिन आपको जीत का कभी एहसास नहीं होगा। मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। देवांश के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की झुंझलाहट और हैरानी झलक गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। इधर जब वैदेही की आंखें खुली तो उसने खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाया। चारों ओर से मशीनों की बीप सुनाई दे रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि कमरे के कोने में कोई बैठा हुआ है। उस शख्स का चेहरा झुका हुआ था, लेकिन उसकी पोजीशन में बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखों में हैरानी और हल्की राहत का मेल उभर आ गया। वो शख्स उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में फिक्र और अपनापन साफ झलक रहा था। उसने धीमे से कहा, हाँ मैं। तूने क्या सोचा था कि मैं तुझे ऐसे गिरने दूंगा? सामने वेटिंग सोफे पर बैठा शख्स उठकर उसकी तरफ आया। वैदेही की धुंधली नजरों ने उसे पहचानने में थोड़ा वक्त लिया, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा देखा, उसकी आंखें हैरानी से छलक गई। वैदेही की आवाज थकी हुई थी, तू यहां क्या कर रहा है? लेकिन हैरानी साफ थी। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि परितोष था। उसने धीमे से जवाब दिया, तुझे संभालने आया था। परितोष ने देवांश और वैदेही के बीच फोन पर हुई बातचीत ऑफिस में सुन ली थी। वो जानता था कि मामला गंभीर है, इसीलिए उसने फौरन देवांश के पीछे पीछे निकलने का फैसला किया, लेकिन ट्रैफिक में फंसने की वजह से उसे देर हो गई। जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि वैदेही घर के बाहर बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। बिना वक्त गवाए उसने उसे संभाला और हॉस्पिटल लेकर आ गया। परितोष ने वैदेही के पास बैठते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से पूछा, क्या हुआ तुझे? तू अचानक बेहोश कैसे हो गई? और अवनी, वो तो ठीक है ना? वैदेही ने अपने होंठ खोलकर जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि एक शब्द भी बाहर निकल पाता, कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। अर्थ गुस्से में अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी। उसकी नजर सीधे परितोष के हाथ पर पड़ी जो वैदेही के हाथों में थे। वैदेही ने हड़बड़ाकर अर्थ से कहा, अर्थ प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगी, बस प्लीज मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। लेकिन अर्थ का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने एक भी शब्द कहे बिना तेजी से कदम बढ़ाए और परितोष के हाथ से वैदेही का हाथ छुड़ा दिया, और अगले ही पल उसने वैदेही को अपनी बाहों में उठा लिया। परितोष ने अपनी जगह से उठते हुए पूछा, तुम इसे कहाँ लेकर जा रहे हो यार? तुम्हें पता भी है कि ये बीमार है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। परितोष की बात ने आग में और घी डालने का काम कर दिया। अर्थ ने वैदेही को सहारा देकर अपने कंधों से लगाकर खड़ा किया और अब एक जोरदार पंच परितोष के चेहरे पर जड़ दिया। पंच की ताकत से परितोष वहीं हॉस्पिटल के बेड पर जा गिरा। उसे अर्थ के इस तरह से मूव की उम्मीद ही नहीं थी और इसी वजह से वो इस सब के लिए रेडी भी नहीं था। वैदेही ने एकदम से चीखते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें तोशी की क्या गलती है? आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन अर्थ ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि झुंझुलाकर एक बार फिर से उसने उसे बाहों में उठा लिया। उसके कदम सीधे हॉस्पिटल के बाहर की तरफ निकल रहे थे। अर्थ ने वैदेही को कार में बैठाया। उसका चेहरा अब भी गुस्से से तना हुआ था। उसकी आंखें सड़क पर थी, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थे। वैदेही ने धीरे से कहा, आप जो देख रहे हैं वो सच नहीं है। मैं देवांश भाई के घर अवनी से मिलने गई थी, लेकिन जब मैं बाहर निकली तो मेरा सिर चकरा गया और मैं बेहोश हो गई। परितोष ने बस मुझे संभाला और हॉस्पिटल तक लेकर आया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अर्थ की आईब्रो तन गई। उसने सड़क की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि अवनी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम फिर भी वहां गई। वैदेही ने झुंझुलाकर कहा, मैंने ऐसा सिर्फ अवनी की मदद के लिए किया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन अर्थ ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो बस कार ड्राइव करता रहा। उसकी चुप्पी वैदेही के लिए सहन करना मुश्किल हो रहा था। कुछ देर बाद वैदेही ने गुस्से से कहा, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मुझे यहीं छोड़ दीजिए। इस तरह की चुप्पी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वेट, क्या आप मुझे दादाजी के फार्म हाउस पर लेकर जा रहे हैं? अर्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक ठंडी निगाह उसकी तरफ डाली और वापस सड़क पर देखना शुरू कर दिया। रात के 11 बज चुके थे और वैदेही कार की सीट पर सो चुकी थी। अर्थ ने फार्म हाउस के गेट पर गाड़ी रोकी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। वो
कार से बाहर निकला और उसने वैदेही की साइड का डोर धीरे से खोला। वैदेही की सीट बेल्ट खोलते हुए उसने वैदेही के चेहरे की तरफ देखा। उसकी मासूमियत भरी नींद ने उसके गुस्से को कुछ हद तक शांत कर दिया था। रात के सन्नाटे में गार्ड ने फार्म हाउस के बड़े दरवाजे को धीरे से खोला। उसकी बाहों में गहरी नींद में डूबी वैदेही थी। शंभू काका दरवाजे पर खड़े थे और जैसे ही उन्होंने ये सीन देखा उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। अर्थ ने इशारे से उनसे कहा, श्श काका, आवाज मत करना। उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए वो सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। इस बात से अनजान की वैदेही की नींद टूट चुकी थी और उसी पल जब अर्थ ने उसे अपनी बाहों में उठाया था। अर्थ के कदमों में मजबूती थी, लेकिन आंखों में अब भी वैदेही के लिए गुस्से की हल्की लकीर थी। वो जानता था कि वो उससे नाराज है, लेकिन ये नाराजगी उसे उसका ख्याल रखने से रोक नहीं सकती थी। रूम का दरवाज़ा खोलते ही उसने वैदेही को बेड पर धीरे से लेटा दिया। उसकी मासूमियत भरी सोई हुई सूरत ने उसे अर्थ को कुछ पल के लिए सुकून दे दिया, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से हटने को हुआ वैदेही ने अचानक से उसके कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी आंखें झपकती हुई खुली और उसने सीधे अर्थ की आंख में देखा। वैदेही ने अर्थ से कहा, मुझे पता है आपको मुझसे कोई प्रॉब्लम हो रही है। और इतना कहते ही वो बिना एक पल रुके उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। अर्थ वहीं बैठा रह गया। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा दोनों थे। उसने खुद से कहा, अब ये क्या नाटक कर रही है। 15 मिनट बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और वैदेही बाहर आई। उसने बाथरोब पहन रखा था और उसके गीले बाल कंधे पर बिखरे हुए थे। अर्थ को उसकी इस हरकत का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। वो बेड के करीब आई। जैसे ही वो अर्थ के करीब पहुंची, अर्थ को अपने ही परफ्यूम की तेज खुशबू उसके शरीर से आई। ये उसका ही परफ्यूम था। वैदेही ने अपनी गर्दन को अर्थ के करीब लाते हुए उससे कहा, स्मेल करो। क्या अब भी आपको उस परितोष की महक आ रही है? आई एम कंप्लीटली वॉश्ड। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे जोर से छींक आ गई। अर्थ चिल्लाकर बोला, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी ठंड में नहा कर आई हो तुम बाहर, और ऊपर से ये बाथरूम? तुम बीमार पड़ जाओगी इडियट। चलो जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आओ। वैदेही ने मासूमियत से कहा, बदल लूंगी, पर कपड़े कहाँ हैं? मेरा बैग तो आपकी कार में ही था ना। अब आप ही बताओ, मैं क्या पहनूं? अर्थ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है रुको, मैं देखता हूं। वो झल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गया और सीधा शंभू काका के पास गया। काका कार से वैदेही का बैग निकाल कर ले आए। जल्दी कुछ देर बाद शंभू काका ने दरवाजा खटखटाया। अर्थ ने तेजी से दरवाजा खोला, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ अर्थ का ही बैग था। अर्थ ने खींचते हुए पूछा, काका, वैदेही का बैग कहाँ है? काका ने जवाब दिया, बेटा मैंने पूरी कार चेक की है, वहाँ सिर्फ यही बैग था। लगता है वैदेही बेटा अपना बैग लाना भूल गई। अर्थ को याद आया कि उसने सर्वेंट से कहा था बैग कार में रखने के लिए। अब उसकी लापरवाही पर अर्थ का गुस्सा उबाले मार रहा था। रूम में वापस आकर उसने अपने बैग से एक ओवरसाइज टी शर्ट और पजामा निकाला और वैदेही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो अभी के लिए ये पहन लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी तुम्हें। वैदेही ने कपड़ों को हाथ में लिया और उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की शरारत उभरी। वैदेही ने खुद से कहा, इनको लगता है कि ये साइज मेरा है। ये कपड़े मेरे नहीं हैं, बल्कि ये तो इनके हैं। उसने कहा, अगर मैंने कपड़े पहन लिए ना तो मैं आपको बिल्कुल टेंट जैसी लगूंगी। वो अभी भी कपड़ों को देखते हुए अपने ख्यालों में खोई हुई थी और अब अर्थ उसके सामने चुटकी बजाने लगा। अर्थ ने सख्त लहजे में उससे कहा, सपने देखने के लिए पूरी रात पड़ी है वैदेही, पहले ही पहन लो वरना तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। वैदेही ने चेहरे पर मासूमियत ओढ़ते हुए कहा, ठीक है मैं पहन लेती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, आपका परफ्यूम कमाल का है। मुझे आपकी तरह महकना अच्छा लगता है। अर्थ ने उसकी तरफ एक गहरी नज़र डाली और एक पल के लिए उसकी शरारती बातों को नज़रअंदाज करते हुए चुपचाप बैठ गया। वैदेही कपड़े बदलने वॉशरूम में गई थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्थ की ओवरसाइज टी शर्ट पहनी वो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने एक कंधे पर टी शर्ट को संभाला तो दूसरा कंधा बेपर्दा हो रहा था। ये क्या आफत है, उसने खुद में बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर पजामा उठाया। पजामा तो टी शर्ट से भी 2 कदम आगे निकला। उसने पजामे को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो उसकी कमर पर एक सैक की तरह झूल रहा था। वैदेही ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, अब ये कैसे संभलेगा। तभी वॉशरूम में रखी कैंची पर उसकी नजर गई। इस वक्त तुम्हारी ही जरूरत थी। उसने फौरन अर्थ के उस पजामे को नीचे से काटकर उसे अपने साइज का बना लिया। पजामा परफेक्ट फिटिंग में था।
और अब टी शर्ट की बारी थी। उसने टी शर्ट उतारी और उसे बीच से काटकर एक ट्रेंडी क्रॉप टॉप बना लिया। उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। अब यही है मेरा स्टाइल। वैदेही को वॉशरूम में गए हुए आधे घंटे से ऊपर हो चुका था। इतना वक्त क्यों लग रहा है लड़की को, हाँ? वो बेचैनी से बड़बड़ा गया। वो उठकर वॉशरूम के पास गया और दरवाजे को नॉक करने लगा। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे पर पहुंचा, वॉशरूम का दरवाजा अंदर से खुल गया और वैदेही बाहर निकली। अर्थ की नजरें जैसे ही वैदेही पर गड़ी, ते रहिए कहानियों का स्मगलर।